हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 अध्याय 9C। ये जो अध्याय 9 है ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें नंबरिंग कम है, व्यंजक बहुत ज़्यादा है, चुन करके हमको पढ़ना है जो परीक्षा में बिल्कुल आता ही है। आज हमने टॉपिक लिया है अध्याय 9C। 9 अध्याय में 9A, 9B, 9C, 9D, 9E। लेकिन जो 9C गोली पृष्ठ से अपवर्तन, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आता ही है एग्जाम में 5 अंक के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे 5 अंक का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार आता है। उस टॉपिक का नाम है उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। देखिए, ये कभी कभी सूत्र भी लिख के दे देते हैं परीक्षा में कि ये सूत्र जो है वो सिद्ध करो। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा है साफ साफ S/P/S'। उत्तल गोली पृष्ठ का इसे कहते हैं मुख्य परिच्छेद। उत्तल गोली पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। और इसमें जो P जो है इसका उत्तल गोली पृष्ठ का ध्रुव है C। ये उत्तल गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र रहता है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और वक्रता केंद्र से जब गोली पृष्ठ पर हम एक रेखा खींचेंगे तो वो परिच्छेद पर वक्रता केंद्र से गोली पृष्ठ के मुख्य परिच्छेद पर जो रेखा खींचेंगे वो पृष्ठ पर लंबवत होगी। क्योंकि यदि हम पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, पृष्ठ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो वक्रता केंद्र जो है यहाँ पर समकोण बनाता है। तो CN जो है गोली पृष्ठ पर अभिलंब है। यहाँ लिखेंगे जो CN है वो गोली पृष्ठ पर अभिलंब है। अब मुख्य अक्ष पर हम बिंदु वस्तु रखेंगे O। O से जो चलने वाली किरण है, O से चलने वाली पहली किरण है वो बिंदु A पर आएगी, मुख्य परिच्छेद पर आएगी। चूंकि गोली परिच्छेद के बाईं ओर μ1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम है और दाईं ओर μ2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। तो जब बिंदु यहाँ पर हम बिंदु वस्तु लेंगे, मुख्य परिच्छेद पर एक बिंदु वस्तु O ले लेते हैं। यहाँ से जो चलने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, मुख्य परिच्छेद पर आपतित होगी। और ये अभिलंब जो है CN के साथ, ये जो कोण यहाँ पर बनाएगा उसको कहते हैं आपतन कोण। इसका नाम है I। मुख्य परिच्छेद पर आपतित होने के बाद किरण जो है सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो चूंकि उसको सीधे जाना है, लेकिन अपवर्तन के कारण ये जो आपतित किरण है मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और A से ये B दिशा में A से I दिशा, इस दिशा में जाएगी। A से C OA आपतित किरण है और आपतित किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जो किरण है वो अपवर्तित होकर ऐसे A से आगे निकल जाएगी और मुख्य परिच्छेद से होते हुए निकल जाएगी। बिंदु वस्तु O से चलने वाली दूसरी किरण, क्योंकि हमको प्रतिबिंब बनाना है तो हमें 2 किरण लेना ही पड़ता है। दूसरी जो किरण है O से चलने वाली दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष पर P दिशा में आगे बढ़ जाती है और पहले वाली जो किरण है उसको बिंदु I पर काटती है। तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। और हम ये मानते हैं कि गोली पृष्ठ से जब भी हम अपवर्तन सूत्र निकालते हैं तो हम 3 परिकल्पनाएं करते हैं, तभी ये सूत्र
बनता है। चलिए कौन कौन सी परिकल्पनाएं करते हैं देख लेते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र निगमित करते समय निम्न परिकल्पना करते हैं। यदि हम ये परिकल्पना नहीं करेंगे, यदि हम ये तीनों बिंदु को नहीं मानेंगे, तो हमारा जो अपवर्तन सूत्र है वो नहीं बन पाएगा। सबसे पहला परिकल्पना करते हैं, गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है। द्वारक का मतलब होता है एस पी एस डैश की लंबाई, एस पी एस डैश की जो लंबाई है वो द्वारक है। दूसरा मानते हैं वस्तु बिंदु वस्तु है और मुख्य अक्ष पर स्थित है। हमने देखा कि जो वस्तु है मुख्य अक्ष पर है और वो बिंदु आकार का वस्तु है। ये दूसरी परिकल्पना हो गई। और तीसरी परिकल्पना हम मानते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष पर अल्प कोण बनाते हैं। हम देखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष पर कौन कौन से कोण बनाते हैं। तो यहाँ चित्र में देखेंगे, जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष पर अल्फा कोण बनाया है, अभिलंब ने थीटा कोण बनाया है, और जो परावर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है उसने यहाँ पर बीटा कोण बनाया है। ये तीनों जो है ये कोण जो होते हैं अल्प होते हैं। हम ये चित्र के बारे में यहाँ थोड़ा लिखेंगे। CN, क्योंकि परीक्षा में आता है कि नामांकित किरण आरेख बनाइए, तो CN अभिलंब है, SPS डैश मुख्य परिच्छेद है, P उसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर और हमें लिखना चाहिए, यहाँ पर I अपतन कोण है, अपतन कोण जो है NAO बराबर I। अपवर्तन कोण जो है IAC यहां पर बनेगा R, यहां पर बनेगा अपवर्तन कोण R, IAC यहां लिख देंगे IAC बराबर R। नामांकित हो गया हमारा अपवर्तन कोण, हमको पता लग गया NAOI, अपवर्तन कोण है IAC बराबर R। तो चलिए अब हम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं व्यंजक। इसके बारे में पुस्तक में बहुत लिखा है, वो जो लिखा है परीक्षा में बहुत कम शब्दों में लिखेंगे। चित्र में मान लो SPS डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, P उसका ध्रुव और C वक्रता केंद्र है। अब हम व्यंजक शुरू करते हैं। चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से म्यू1 से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से μ2 अपान μ1 इक्वल टू sin I अपान sin R। अब यहाँ पर हम μ2 अपान μ1 इक्वल टू sin I अपान sin R, इसको हम तिर्यक गुना करेंगे तो μ1 sin I बराबर μ2 sin R। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। μ2 अपान μ1 का मतलब होता है 1 μ2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। μ2 अपान μ1 इक्वल टू sin I अपान sin R, तिर्यक गुना करेंगे μ1 sin I μ2 sin R। समीकरण नंबर 1। चूंकि I और R के मान बहुत कम होते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि I और R, चूंकि I और R के मान
के मान बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम होते हैं तो हम लिखेंगे साइन आई की जगह केवल साइन आई लेंगे और साइन आर की जगह केवल हम लोग आर लेंगे। ये जो दोनों मान है, साइन आई का मान जो आई होता है, साइन आर का मान आर होता है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे μ1 साइन आई की जगह आई, μ2 की जगह μ2, साइन आर की जगह केवल रखेंगे आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 जो आया है μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, इसमें हम आई और आर के मान हम जो चित्र है वहां से निकाल के रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज AOC में चित्र देखेंगे। AOC में बहिष्कोण देखेंगे, त्रिभुज बहिष्कोण देखेंगे, चित्र देखते हैं त्रिभुज AOC। चलिए यहां पर देखते हैं त्रिभुज AOC, यहां दिख रहा है A O और ये C, बहिष्कोण जो है I है यहाँ पर। ये AOC में एक कोण दिख रहा है अल्फा, एक कोण दिख रहा है थीटा और ये बहिष्कोण। तो I बराबर बहिष्कोण पर में हम जानते हैं बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का I बराबर अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ बहिष्कोण हो जाएगा I बराबर अल्फा प्लस थीटा। इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे AIC, त्रिभुज AIC में हम देखेंगे यहां भी हम बहिष्कोण लेंगे। चलिए देखते हैं त्रिभुज AIC क्या है। त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC में हम देखते हैं यहाँ पर बहिष्कोण है थीटा। तो जो थीटा है वो r प्लस बीटा के बराबर होगा। थीटा जो है ये r दिख रहा है यहाँ पर, r और बीटा के बराबर होगा। त्रिभुज लेंगे AIC, बहिष्कोण होगा थीटा। थीटा को होगा, देखो ये दो कोण है r और बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण थीटा बराबर r प्लस बीटा। अब चूंकि हमको r का मान निकालना है यहाँ से, तो लिखेंगे r बराबर थीटा माइनस बीटा। r बराबर लिखेंगे थीटा माइनस बीटा। समीकरण 2 में ये दोनों मान हम रख देंगे कि जो i का मान आया है अल्फा प्लस थीटा और जो r का मान आया है थीटा माइनस बीटा, ये दोनों मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे μ1 की जगह μ1, I के जगह रख देंगे अल्फा प्लस थीटा, μ2 की जगह μ2, r की जगह थीटा माइनस बीटा। ऐसा मान हम रख देंगे। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, μ1 अल्फा प्लस μ1 थीटा इक्वल टू μ2 थीटा माइनस μ2 बीटा। गुना करेंगे आपस में, इनको गुना करने के बाद हम थीटा को वन साइड लेंगे। तो चलिए थीटा को वन साइड लेंगे और अल्फा और बीटा को एक साइड कर लेते हैं। तो μ1 अल्फा, ये जो बीटा को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा μ2 बीटा इक्वल टू μ2 थीटा। μ1 थीटा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो
म्यू 1 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, इससे कॉमन निकलेगा। चलिए निकालते हैं। इससे कॉमन नहीं निकलेगा। म्यू 1 अल्फा म्यू 2 बीटा इक्वल टू, ये दोनों से थीटा कॉमन निकल गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये हमारा आ जाएगा। अब इसे एक लाइन और लिख देते हैं कि राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं। म्यू 2 माइनस म्यू 1 थीटा इक्वल टू म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा। ये जो हमारा समीकरण आया है ये है समीकरण नंबर 3। म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू थीटा इक्वल टू म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा। अब ये थीटा अल्फा बीटा कोण हम देखेंगे और इनका मान हम रखेंगे समीकरण 3। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है, अतः अल्फा बीटा और थीटा के मान बहुत कम होंगे तथा बिंदु M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। चित्र में देखते हैं। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। चलिए चित्र देखते हैं। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालेंगे, ऐसे लंब खींचेंगे। यहाँ पर हो गया AM, लंब खींच लिए। बिंदु M बिंदु P के निकट होगा, बिंदु M बिंदु P के निकट होगा और अल्फा थीटा और बीटा के मान बहुत कम होते हैं। चूंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होता है, अतः अल्फा बीटा थीटा के मान बहुत कम होंगे। बिंदु M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, अतः यहां लिखेंगे अल्फा बराबर अल्फा इक्विवेलेंट 10 अल्फा हो जाएगा और 10 अल्फा का मान हम चित्र में देखेंगे। लंब बटे आधार AM बटे MO, चित्र में देखेंगे 10 अल्फा का मान निकाल के। चलिए ये अल्फा है, ये AM लंब है, MO आधार, AM बटे MO। MO के जगह हम MO के जगह PO रख देंगे क्योंकि बिंदु M जो है बिंदु P के निकट है। तो यहाँ पर हो जाएगा AM बटे MO के जगह PO। इसी प्रकार से बीटा का मान निकालेंगे। बीटा का मान कम है तो बीटा इक्वल टू लिखेंगे 10 बीटा। 10 बीटा हम चित्र में देखेंगे। 10 बीटा, बीटा यहाँ पर बना हुआ है तो AM बटे MI, AM बटे MI। 10 बीटा का मान होता है AM बटे MI। AM बटे MI। अब ये AM तो वही रहेगा, MI की जगह हम लिख देंगे PI क्योंकि दूरी हमको दूर से नापना है। AM बटे MI, AM बटे MI, तो MI की जगह हम रख देंगे PI। क्यों? क्योंकि बिंदु M बिंदु P के निकट है, तो MI की जगह हम रख देंगे PI। इसी प्रकार से हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू AM, AM बटे MC, AM बटे MC और AM बटे MC की जगह लिख देंगे PC। चित्र में देखेंगे थीटा यहाँ पर बना हुआ है, इसमें AM बटे MC होगा। अब MC की जगह PC रख देंगे क्योंकि बिंदु M बिंदु P के निकट है। AM बटे MC, तो MC की जगह PC रखेंगे। चलिए ये रख दिए। थीटा का मान 10 थीटा इक्वल टू AM बटे MC और यहाँ पर MC की जगह PC।
क्योंकि नीचे में सबका मान बदला है, एम ओ को पी ओ किए, एम आई को पी आई किए, एम सी को पी सी। ये अल्फा बीटा और जो थीटा के मान आया है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए समीकरण 3 क्या था, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में अल्फा बीटा थीटा के मान रखने पर, समीकरण 3 में अल्फा बीटा और थीटा के मान रखने, थीटा के मान रखने पर यहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या था एक बार फिर से लिख के देखते हैं यहाँ पर। समीकरण 3 था μ2 माइनस μ1 इंटू थीटा, और दूसरे साइड में जो था μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा। ये समीकरण 3 था हमारा। यहाँ पर हम थीटा अल्फा बीटा के मान रखेंगे। चलिए यहाँ रखते हैं μ2 माइनस μ1, थीटा की जगह हम रख देंगे ए एम बटे पी सी, ए एम बटे पी सी। μ1 अल्फा के मान रख देंगे ए एम बटे पी ओ, ए एम बटे पी ओ प्लस μ2, बीटा की जगह रख देंगे ए एम बटे पी आई, ए एम बटे पी आई। ये सब मान रख देंगे तीनों मान को। अब यहाँ पर हम दोनों बॉक्स में ए एम और यहाँ पर भी 2 बार ए एम, तो इसको लिखेंगे μ2 माइनस μ1 ए एम बटे पी सी। यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे, ए एम कॉमन निकाल देंगे यहाँ पर, ए एम यहाँ बच जाएगा μ1 बटे पी ओ, यहाँ बच जाएगा μ2 बटे पी आई। ये जो ए एम है इसको काटेंगे तो बाएं पक्ष में हमारा बच जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे पी सी। दूसरे साइड बचेगा μ1 बटे पी ओ प्लस μ2 बटे पी आई। ये हमारा मान आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में अब हम देखिए पी ओ का मान रखना है, पी सी का मान रखना है, पी आई का मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे किंतु पी सी, पी ओ और पी आई का मान, पी सी का मान, पी ओ का मान और पी आई का मान, पी सी का मान, पी ओ का मान और पी आई का मान। तो जो पी सी है ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर आर प्लस आर, क्योंकि दूसरे पृष्ठ में बना हुआ है वक्रता केंद्र। पी ओ वस्तु की दूरी माइनस यू, पी आई प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे साइड बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में केवल आएगा v। पी सी इक्वल टू होगा आर, आर इसलिए क्योंकि पी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर, पी ओ ध्रुव से वस्तु की दूरी, क्योंकि ये बाई साइड में बनता है माइनस यू, और प्रतिबिंब है पी आई, पी आई इक्वल टू होगा v, क्योंकि ये दाहिने साइड बनता है, दूसरे साइड बनता है मुख्य परिच्छेद के बाद। ये तीनों मान को 1, 2 तीनों मान को हम समीकरण 4 में पी सी, पी ओ, पी आई की जगह रख के हल करेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रख देंगे μ2 माइनस μ1 बटे पी सी का मतलब आर, μ1 बटे पी ओ की जगह माइनस यू प्लस μ2, तो μ2 की जगह μ2 और पी आई का मतलब होता है v। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए समीकरण 4 में हमने मान रखा पी सी, पी ओ, पी आई का तो आया μ2 माइनस μ1 बटे आर, μ1 बटे माइनस यू और प्लस μ2 बटे v।
तो इस समीकरण को एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये बाएं साइड तो वही आएगा, μ2 माइनस μ1 बटे आर। ये μ1 माइनस यू को एक बार यहाँ बाद में लिख देंगे, μ2 बटे वी को पहले लिख देंगे। समीकरण 5। समीकरण जो 5 है वो गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। यदि प्रश्न आता है गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र लिखो तो इसे बना सकते हैं। दूसरा इसको कहते हैं उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं। उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र भी इसको कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे भौतिक के 12वीं भौतिक विषय में, और इसको 2 बार पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा, इजी है। इसमें सबसे जो मुख्य बात है वो है डायग्राम। चित्र बहुत अच्छा बनना चाहिए, चित्र की पूरी क्लियरिटी समझ होना चाहिए। आपतन कोण कहाँ पर बनता है, अपवर्तन कोण कहाँ पर बनता है, मुख्य अक्ष पर सी कहाँ पर है, और बिंदु ओ कहाँ पर रखे हैं, बिंदु आकार की वस्तु रहता है, और इसमें अल्फा बीटा थीटा के मान कहाँ कहाँ पर बनते हैं। इजी याद हो जाएगा, अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल पेपर में आने की पूरे चांस है इसका।